शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कस्बे में बसे हरिपुर में रामेश्वर सिंह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों, बेटे अजय 12 साल का और बेटी नेहा 8 साल की, के साथ नई जिंदगी की तलाश में था। रामेश्वर एक साधारण क्लर्क था जिसकी नौकरी शहर में खर्चों से ज्यादा कुछ नहीं दे पाती। पुराने फ्लैट का किराया चढ़ गया था, इसलिए उन्होंने हरिपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान किराए पर ले लिया। मकान का मालिक एक बूढ़ा सेठ नामक ठाकुर हरिप्रसाद ने बहुत कम किराया लगाया, महीने का मात्र 5,000 रुपए। ये मकान खाली पड़ा है सालों से, उसने कहा, लेकिन मजबूत है, बस रात को थोड़ी सावधानी बरतना। रामेश्वर को ये बात अजीब लगी, लेकिन सस्ते में मकान मिला तो उन्होंने सोच लिया कि शायद मालिक डराने के लिए कह रहा है। मकान पुराना था, सफेद दीवारें अब पीली पड़ चुकी थीं, लकड़ी के दरवाजे चरमराते थे और खिड़कियों पर जंग लगी जाली। ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे, नीचे रसोई और बैठक। पिछवाड़े एक छोटा सा बगीचा था जहां जंगली घास उगाई थी। पहली रात परिवार ने सामान समेटा, सीमा ने पूजा की, अगरबत्ती जलाई और बच्चे उत्साहित थे। पापा, ये हमारा नया घर है, अजय ने चिल्लाया। नेहा ने अपनी गुड़िया को एक कोने में बिठाया। रात गहराई तो सब सो गए, लेकिन रामेश्वर को नींद नहीं आई। बाहर हवा के झोंके में पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुबह हुई तो सब ठीक था। रामेश्वर काम पर चले गए, सीमा बच्चों को स्कूल छोड़ आई। लेकिन शाम को लौटते ही नेहा ने कहा, मम्मी, ऊपर के कमरे में कोई चल रहा था। सीमा ने हंसकर टाल दिया। बेटा, हवा होगी। लेकिन रात को फिर वहीं, सीढ़ियों पर कदमों की आहट। रामेश्वर ने जाकर देखा, कुछ नहीं, शायद चूहे हैं, उन्होंने खुद को समझाया। दिन बीतते गए, मकान में रहना मजेदार लगने लगा। अजय को ऊपरी कमरे का झरोखा पसंद था, जहां से कस्बे की नदी दिखती। नेहा अपनी गुड़िया से खेलती, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें, रसोई में बर्तन खुद ब खुद सरक जाते। सीमा ने एक सुबह चाय बनाई तो कप गिर गया, जैसे कोई धक्का मारा हो। हवा का झोंका, उसने सोचा। लेकिन फिर नेहा की गुड़िया, वो रात को अकेली रोने लगी। मम्मी, गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। गुड़िया की आंखें प्लास्टिक की थीं, लेकिन नेहा कांप रही थी। रामेश्वर ने गुड़िया फेंक दी, लेकिन अगली सुबह वो वापस नेहा के बिस्तर पर मिली। एक रात, आधी रात को सीमा को प्यास लगी। वो रसोई गई तो अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई सांस उसके गले पर फूंहक रहा हो। पीछे मुड़ी तो दीवार पर एक छाया, लंबी, काली, औरत जैसी। सीमा चीखी, लेकिन छाया गायब। रामेश्वर जागा, लाइट जलाई, कुछ नहीं। सपना होगा, उन्होंने कहा, लेकिन सीमा की आंखों में डर था। अगले दिन पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी आंटी, कमला देवी, ने सिर हिलाया। बेटी, वो मकान शापित है। सालों पहले एक औरत रहती थी वहां, नाम था राधा। उसके पति ने उसे मार डाला था। कहते हैं उसकी आत्मा भटकती है, जिन्न झाड़ी कहलाती है वो। ठंडी हवा में आती है, बच्चों को बुलाती है। रामेश्वर ने हंस दिया। अंधविश्वास, लेकिन मन में शक घर करने लगा। शाम को अजय स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर खरोंचें थीं। भाई, ऊपर के कमरे में खेलते हुए लगीं, उसने कहा। लेकिन कमरे में कोई कांटा नहीं था। रात को नींद में अजय चिल्लाया, भूत भूत। सब जागे। अजय का बिस्तर गीला था, जैसे कोई ठंडा पानी उंडेल दिया हो। 1 हफ्ता बीता और घर में तनाव फैल गया। सीमा रात को सो नहीं पाती। हर रात 2 बजे के आसपास ऊपरी मंजिल से आवाजें आती, फुसफुसाहट, हंसी और कभी कभी रोना। रामेश्वर ने एक ताला लगाया ऊपर के दरवाजे पर, लेकिन सुबह ताला खुला मिलता। एक दिन नेहा गायब हो गई। पूरा घर छान लिया, नीचे, बगीचे में, यहां तक कि नदी किनारे। घंटे भर की तलाश के बाद वो ऊपरी कमरे में मिली, कोने में सिकुड़ी हुई। दीदी आई थी, नेहा ने कहा, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी में। बोली, मेरे साथ खेलो। नेहा के हाथों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। रामेश्वर अब डर गया। उसने मालिक ठाकुर हरिप्रसाद को फोन किया। सेठ जी, ये क्या मकान है? हमें निकलना है। मालिक ने सांस ली। बेटा, मैंने बताया था ना, राधा की कहानी। वो जिन्न झाड़ी है, नारी रूप में भटकती आत्मा। पुरुषों को छेड़ती नहीं, लेकिन बच्चों को बुलाती है। सालों पहले राधा का पति, एक जमींदार था, ने उसे जलाकर मार डाला था।
उसके बाद से हर किराएदार भाग गया। लेकिन किराया मत छोड़ना, वरना शाप लगेगा। सीमा रो पड़ी। हम क्या करें? रामेश्वर ने फैसला लिया। पंडित जी बुलाएंगे। कस्बे के मंदिर से पंडित श्यामलाल आए। उन्होंने घर में हवन किया, मंत्र पढ़े। ये जिन्न मजबूत है, उन्होंने कहा। राधा की आत्मा क्रोधित है, उसे शांति दो तो चलेगी। हवन के दौरान आग अचानक भड़की और कमरे में ठंडी हवा चली। पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया। वो यहां है। रात को सब इकट्ठे नीचे सोए, लेकिन नेहा फिर चली गई। इस बार बगीचे में मिली, जमीन पर लेटी, आंखें खुली और मुंह से फुसफुसाहट। मेरे साथ आओ, ठंडा आराम। रामेश्वर अब टूट चुका था। काम पर जाना बंद, सीमा बीमार। अजय चुपचाप रहने लगा। पड़ोसियों ने दूरी बना ली। एक रात रामेश्वर अकेला ऊपर गया। दरवाजा खोला तो कमरा ठंडा था, मानो फ्रिज में घुस गया हो। दीवार पर खून जैसे निशान। मेरा घर मत छोड़ो, वो चीखा, भागा। नीचे आया तो सीमा ने कहा, मुझे सपना आया। राधा ने बताया, उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया क्योंकि वो बांझ थी। लेकिन सच्चाई ये कि बच्चा था, लेकिन पति ने छुपा लिया। आत्मा बच्चे की तलाश में है। अगले दिन रामेश्वर ने मालिक से सच्चाई पूछी। ठाकुर हरिप्रसाद टूट गया। हाँ बेटा, राधा मरी तो गर्भवती थी। बच्चा लड़की था, लेकिन मैं ही उसका भाई था। पति ने मुझे पैसे दिए बच्चे को बेचने को। मैंने कर दिया। शर्म से भाग गया। मकान में राधा का साया है और उसकी बेटी का भी। जिन्न झाड़ी। वो किराएदारों के बच्चों को बुलाती है अपनी बेटी समझकर। रामेश्वर स्तब्ध। तो हमें क्या करना है? मालिक ने कहा, बच्चे को लौटाओ, कब्र खोदो, राख में मिला बच्चे का कंकाल, उसे दाह संस्कार दो। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाई। पंडित जी के साथ रात को मकान के पिछवाड़े खुदाई की। जमीन सख्त थी, लेकिन एक पुरानी कब्र मिली, राधा की। नीचे छोटा सा कंकाल। सब रोए। अगले दिन नदी किनारे अंतिम संस्कार, हवन, मंत्र। शाम को घर लौटे तो शांति, लेकिन रात को फिर आवाजें। इस बार ऊपर से रोना। अजय ऊपर गया। चाची, मुझे माफ करो। कमरे में हवा चली, ठंडी लेकिन दयालु। एक फुसफुसाहट, जाओ, शांति। सुबह सब कुछ सामान्य। दीवारों के निशान गायब। नेहा हंसी। सीमा ने चाय बनाई बिना कुछ गिरे। रामेश्वर ने मालिक को किराया लौटा दिया। हम जा रहे हैं। मकान खाली छोड़ दिया। लेकिन जाते वक्त नेहा ने कहा, दीदी अलविदा बोली। अब वो खुश है। हरिपुर छोड़कर परिवार शहर लौटा। नया फ्लैट लिया, महंगा लेकिन सुरक्षित। रामेश्वर की नौकरी सुधरी। सीमा ने योग सीखा। बच्चे स्कूल में खुश। लेकिन कभी कभी ठंडी हवा चलती तो नेहा मुस्कुराती। चाची याद आ गई। रामेश्वर जानता था जिन्न झाड़ी चली गई, लेकिन उसकी कहानी बाकी रहेगी। किराए के मकानों में कभी कभी साए भटकते हैं। शहर लौटने के बाद रामेश्वर सिंह का परिवार नई जिंदगी में बस गया। नया फ्लैट, 3 कमरे वाला, आधुनिक बिल्डिंग में, जहां लिफ्ट थी और 24 घंटे सिक्योरिटी। किराया 2 गुना था, लेकिन रामेश्वर को अब पैसे की फिक्र कम थी। नौकरी में प्रमोशन मिला था, वो अब सीनियर क्लर्क थे। सीमा ने लोकल योग क्लास ज्वाइन की, जहां वो रोज सुबह प्राणायाम करती। अजय हाई स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा था और नेहा अपनी पुरानी दोस्तों से मिलकर खुश। पापा, अब कोई दीदी नहीं बुलाएगी, नेहा ने हंसते हुए कहा। रामेश्वर मुस्कुराए, लेकिन मन में हरिपुर का वो मकान अब भी घूमता। ठंडी हवा चलती तो वो झुरझुरी महसूस करता। पहले 2 महीने शांत बीते। परिवार ने फैसला लिया, पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन एक शाम नेहा स्कूल से लौटी तो उसके बैग से एक पुरानी गुड़िया गिरी। ये कहाँ से? सीमा ने पूछा। नेहा कांपी। मम्मी, स्कूल के पीछे मिली, दीदी ने दी। गुड़िया वैसी ही थी, नेहा की पुरानी, लेकिन आंखें अब लाल लग रही थीं। रामेश्वर ने फेंक दी, लेकिन रात को वो वापस नेहा के तकिए के नीचे मिली। ये कैसे? सब हैरान। अगली सुबह फ्लैट की बालकनी में जंगली घास उगाई थी, ठीक वैसी जैसी हरिपुर के बगीचे में। सीमा ने साफ की, लेकिन शाम को फिर उगाई। रामेश्वर ने सोचा शायद तनाव है, लेकिन रातें बदलने लगीं। पहले तो छोटी आवाजें, अलमारी में सरसराहट, फिर नेहा के कमरे से फुसफुसाहट, खेलो मेरे साथ,
नेहा सोती रहती, लेकिन सुबह उसके गालों पर नीले निशान। अजय ने कहा, पापा मुझे सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल लंबे, बोली, तुम्हारा घर मेरा है। रामेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया। चिन्ह झाड़ी, वो यहां कैसे परिवार डर गया। सीमा ने पंडित श्यामलाल को फोन किया, जो हरिपुर से आए। ये साया चिपक गया है, पंडित जी ने कहा। राधा की आत्मा को शांति मिली, लेकिन उसकी बेटी का साया, वो जिन्न झाड़ी का असली रूप, बच्चों की आत्मा से जुड़ जाती है। नेहा को छुआ था ना, अब वो उसके साथ घूमती है। पंडित जी ने घर में लाल किताब के टोटके बताए। काली मिर्च जलाओ, नमक का घेरा बनाओ। रात को सब इकट्ठे सोए, लेकिन आधी रात को लाइटें झपकने लगीं। फ्लैट ठंडा हो गया, जैसे ऐसी फुल स्पीड पर। नेहा अचानक उठी, आंखें खाली। माँ, मुझे ठंड लग रही, दीदी कहती है वापस चलो घर। रामेश्वर ने नेहा को पकड़ा, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे। चीख मच गई। पड़ोसी आए, लेकिन कुछ समझ नहीं पड़े। सुबह नेहा बेहोश मिली, बिस्तर पर खून के धब्बे, जैसे नाखूनों से खरोंचे। डॉक्टर ने कहा, एनीमिया है, लेकिन ये निशान। रामेश्वर ने छुपा लिया। अब वो हर रात जागता। एक रात बालकनी में खड़ा था तो पीछे से सांस महसूस हुई। मुड़ा, वो वहां थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा धुंधला। तुम्हारा घर मेरा। आवाज हवा में घुली। रामेश्वर भागा, लेकिन दरवाजा बंद। वो चिल्लाया, क्या चाहती हो? फुसफुसाहट, बेटी लौट आओ, मेरा बच्चा। पंडित जी ने सलाह दी, हरिपुर जाओ, मकान में जाकर अंतिम संस्कार पूरा करो। बच्चे का कंकाल जलाया था ना, उसकी राख नदी में बहानी है, पूर्णाहुति के साथ। रामेश्वर सहमत, लेकिन जाते वक्त अजय ने कहा, पापा मुझे डर लगता है, क्या वो मुझे भी ले लेगी? परिवार हरिपुर लौटा। रास्ते में कार अजीब व्यवहार करने लगी। इंजन ठंडा हो जाता, फिर गर्म। नेहा खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे कोई बुला रहा हो। मकान पहुंचे तो दरवाजा खुला था, मानो इंतजार कर रहा हो। अंदर धूल जमा, लेकिन दीवारों पर नए निशान। वापस आ गए। ठाकुर हरिप्रसाद मिला, बूढ़ा हो चुका। तुम लौटे? शाप तो पूरा हो गया, रामेश्वर ने बताया। मालिक रो पड़ा, मैंने बच्चे को बेचा था एक बंजारों को, शायद वो जिंदा हो, ढूंढो तो शायद मुक्ति मिले। पंडित जी के साथ रात को खुदाई फिर शुरू। पिछवाड़े, वही कब्र, लेकिन अब राख के नीचे एक चिट्ठी मिली, पुरानी, फटी। मेरा बच्चा, नाम रानी, जन्म 1942। रामेश्वर ने फैसला लिया, बंजारों की तलाश। कस्बे में पूछा तो एक बूढ़ा आदमी मिला, जो कहने लगा, हाँ 80 साल पहले एक बच्ची आई थी, नाम रानी। बड़ी होकर भाग गई शहर में, लेकिन मरते समय बोली, माँ की तलाश में। रामेश्वर स्तब्ध। कहाँ मरी? दिल्ली के एक आश्रम में। सफर फिर शुरू। नेहा के साथ दिल्ली। रास्ते में ट्रेन रुकी तो नेहा गायब। बोगी छानी, आखिर में मिली, कोच के कोने में फुसफुसाते हुए, माँ मैं आ रही। रामेश्वर ने पकड़ा, लेकिन नेहा की आंखें काली हो गईं। ये जिन्न है, सीमा चीखी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, तब नेहा वापस आई। आश्रम पहुंचे तो एक बूढ़ी नन मिली। रानी? हाँ, 2010 में मरी, लेकिन बोली थी, मेरा घर हरिपुर में है, राख यहीं रखी है। रानी की राख ली। वापस हरिपुर। मकान के पिछवाड़े, नदी किनारे विशाल हवन। पंडित जी, मालिक, पूरा परिवार। आग में राख डाली, माँ और बेटी की। मंत्र गूंजे, ओम शांति। जाओ स्वर्ग। हवा चली, ठंडी लेकिन गर्माहट वाली। एक चमक, जैसे दो साए मिले, फिर गायब। नेहा हंसी। दीदी चली गई, बोली, धन्यवाद। शहर लौटे। अब सच में शांति। फ्लैट में घास नहीं उगी, गुड़िया गायब। अजय ने कहा, पापा कभी कभी सपने आते हैं, लेकिन अच्छे। रामेश्वर ने ठाकुर हरिप्रसाद को मकान बेचने को कहा। किसी को मत बताना सच्चाई, मालिक ने वादा किया, लेकिन कहानी खत्म नहीं। शहर में एक नया परिवार मकान में घुसा। बच्चे थे उनके, 2 बेटियां। पहली रात, फुसफुसाहट, खिरो मेरे साथ। जिन्न झाड़ी भटकती रहेगी जब तक कोई नई आत्मा न जुड़े। सावधान रहो। शहर लौटने के बाद के 6 महीने रामेश्वर सिंह के परिवार के लिए एक सपने जैसे थे। फ्लैट अब घर लगने लगा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स लगीं, सीमा के योगा मैट की खुशबू फैली, और रामेश्वर की नौकरी में प्रमोशन के बाद बोनस आया। उन्होंने एक छोटी सी छुट्टी मनाई, पास के पहाड़ी इलाके में,
नेहा ने कहा। पापा, अब कोई ठंडी हवा नहीं डराती। अजय ने साइकिल सीखी और सीमा ने एक नई दोस्ती की, पड़ोस की रीता आंटी से, जो ज्योतिषी थीं। तुम्हारा कुंडली में शनि दोष है, रीता ने मजाक में कहा। रामेश्वर हंसे, लेकिन मन में हरिपुर की याद कभी कभी चुप जाती। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रामेश्वर देर रात काम से लौटा। फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा, लाइटें बंद। सीमा सो रही थी, लेकिन नेहा का कमरा खुला। अंदर नेहा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके ऊपर एक छाया, पतली सफेद, लहराती। रामेश्वर चीखा, नहीं। छाया घूमी, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें चमकी। मेरा खेल खत्म नहीं। नेहा की आंखें खुली, लेकिन आवाज बदल गई, बच्ची की, लेकिन गहरी। पापा, दीदी वापस आ गई, बोली। राख अधूरी थी। रामेश्वर ने नेहा को झकझोर दिया। छाया गायब, लेकिन सुबह नेहा के बाल सफेद हो चुके थे, कुछ तिनके जैसे। ये उम्र का असर, डॉक्टर ने कहा। लेकिन रामेश्वर जानता था, जिन्न जाड़ी लौट आई। अगले दिन अजय स्कूल से लौटा तो उसके बैग में एक पुरानी चिट्ठी, वही जो हरिपुर से मिली थी। रानी की। कैसे? सीमा ने पढ़ी। माँ, मुझे बचाओ, ठंड लग रही। चिट्ठी पर खून के धब्बे। रीता आंटी को बुलाया। ये बुरी शक्ति है, उन्होंने कहा। रानी की आत्मा पूरी तरह नहीं गई। हवन में एक रस्म छूट गई। माँ बेटी की राख एक साथ नहीं बही। अब वो नेहा के जरिए चिपक गई। टोटका करो, चांदी का ताबीज पहनाओ और अमावस्या की रात नदी में काला कुत्ता बहाओ। लेकिन रामेश्वर को शक था, क्या ये काफी है? डर अब घर से बाहर फैलने लगा। रामेश्वर की नौकरी में परेशानियां, फाइलें गायब हो जाती, बॉस चिल्लाता। एक दिन मीटिंग में रामेश्वर को लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा, तुमने मुझे धोखा दिया, राख जूठी। वो बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस। लेकिन रामेश्वर को याद आया, हरिपुर जाते वक्त कार का इंजन ठंडा गर्म। अब फ्लैट की कार भी वैसी ही। सीमा को सपने आने लगे, राधा खड़ी रोती, मेरा बच्चा, तुम्हारा अजय, उसका बदला। सुबह अजय के हाथों पर जलन के निशान, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। परिवार ने फैसला लिया, फिर हरिपुर। लेकिन इस बार ठाकुर हरिप्रसाद गायब था। पड़ोसियों ने बताया वो मर गया। मकान में अकेले सोया। सुबह मिला, चेहरा नीला जैसे ठंड से जमा। बोला था रानी आई थी। रामेश्वर का खून जम गया। मकान अब बिकने को था। नए मालिक, एक युवा कपल, विजय और मीरा, उनके साथ एक बेटा छोटू 5 साल का। हम कल आते हैं, विजय ने फोन पर कहा। रामेश्वर ने चेतावनी दी, लेकिन विजय हंसे। भूत प्रेत, हम आधुनिक हैं। रात को परिवार मकान पहुंचा। अंदर धूल नहीं, जैसे किसी ने साफ किया। ऊपरी कमरे में दीवार पर नया संदेश, नया खेल। नहीं बेटी। नेहा कांपी। पंडित श्यामलाल फिर बुलाए। अब खतरा बड़ा है, उन्होंने कहा। जिन्न झाड़ी फैल गई। नेहा से अजय को, फिर नए परिवार को। पूर्ण मुक्ति के लिए रानी की असली कब्र ढूंढो। आश्रम वाली राख झूठी थी, नन ने छुपाई। रामेश्वर ने दिल्ली का सफर प्लान किया, लेकिन जाते वक्त छोटू के परिवार की कार रुकी सड़क पर। विजय ने फोन किया। कुछ अजीब, इंजन ठंडा हो गया, दिल्ली पहुंचे। आश्रम पुराना था, नन अब बूढ़ी। रानी की राख, नन ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई, रानी ने आखिरी सांस में कहा। माँ का खून मेरे में है। वो जिन्न नहीं, श्राप है। उसके पिता ने बच्चे को बेचा, लेकिन बच्ची में राधा का गुस्सा आ गया। वो भटकती है, पुरुषों का बदला लेती, बच्चों के जरिए। राख यहां नहीं, नदी में बहा दी, लेकिन एक हिस्सा नेहा के पास चला गया। रामेश्वर हैरान, कैसे? नन ने एक लॉकेट दिया, छोटा, चांदी का, रानी का। ये पहनो नेहा को, ये बांधेगा। वापसी के रास्ते में ट्रेन में अजीब घटना। नेहा सो रही थी, लेकिन अचानक उठी, खिड़की की तरफ गई। बाहर अंधेरा, लेकिन नेहा बोली, देखो दीदी इंतजार कर रही। रामेश्वर ने पकड़ा, लॉकेट पहनाया। नेहा चीखी, शरीर झटका, जैसे कोई बाहर निकल रहा हो। सीमा रोई। ट्रेन रुकी, कंडक्टर आया। क्या हुआ? लेकिन नेहा शांत हो गई। मुझे ठंड लगी थी, उसने कहा। लॉकेट गर्म हो गया था। हरिपुर पहुंचे तो नए परिवार पहले से वहां। छोटू खेल रहा था बगीचे में, लेकिन अचानक चिल्लाया, माँ, कोई पकड़ रहा।
उसके पैरों पर नीले निशान। विजय ने रामेश्वर को देखा। तुम्हारी वजह से, रामेश्वर ने बताया। सब। मीरा डर गई, लेकिन विजय नाराज। झूठ, निकलो यहां से। रात को हवन शुरू। 2 परिवार पंडित जी। आग जल रही थी, मंत्र। लेकिन हवा चली, तेज, ठंडी। लाइटें बुझी। अंधेरे में चीखें। छोटू गायब। नेहा बोली, दीदी ले गई। ऊपर सब ऊपर दौड़े। कमरा ठंडा, दीवारें कांप रहीं। कोने में छोटू सिकुड़ा, नेहा के बगल में। दोनों की आंखें खाली। खेल रहे हैं, नेहा बोली। पंडित जी ने मंत्र तेज किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ, मुक्ति पाओ। तलवकिट चमका। छोटू के गले में भी वैसा ही बांधा। 2 साएं दिखे, राधा और रानी मिले हुए। बदला पूरा। फुसफुसाहट। रामेश्वर चिल्लाया, माफ करो, बच्चे निर्दोष। आग से चिंगारियां उड़ी। साएं घूमे। फिर एक चीख, ऊंची, दर्द भरी। हवा रुकी, आंखें सामान्य। नेहा और छोटू रोने लगे। सुबह, शांति। पंडित जी ने कहा, श्राप टूटा, लेकिन चक्र रहेगा। जिन्न झाड़ी पूरी तरह नहीं मरती, वो किराएदारों के डर से जन्म लेती। मकान तोड़ दो। विजय ने सहमति दी। बुलडोजर आया, मकान गिरा। नीचे पुरानी कब्रें, राधा रानी की। राख नदी में बही। परिवार बिखरे। रामेश्वर शहर लौटा, विजय कहीं और। लेकिन 1 साल बाद रामेश्वर को खबर मिली। एक नया कस्बा, नया मकान। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत। बीच में एक पुरानी नदी बहती और गांव के किनारे एक खंडहर हवेली खड़ी थी। वो हवेली किसी जमींदार की थी जो 100 साल पहले गायब हो गया था। गांव वाले कहते, वहां जिन्न बसता है, रात को मत जाना वरना साया ले जाएगा। हरी, गांव का 22 साल का जवान किसान, इन अफवाहों पर हंसता था। उसके बापू रामलाल खेतों में दिन रात मेहनत करते। हरी की मां गुजर चुकी थी और बहन सीता 18 साल की, घर संभालती। हरी का सपना था एक दिन बड़ा किसान बनना, गांव को समृद्ध करना। लेकिन इस साल सूखा पड़ा था। खेत सूखे, नदी का पानी कम। गांव में भुखमरी की आशंका। एक शाम गांव के चौपाल पर बूढ़े दादाजी सुनीचंद ने कहा, बेटा हरी, हवेली में खजाना छिपा है, लेकिन पहरेदार है एक पुराना जिन्न। जो जाता है वो लौटता नहीं। हरी ने मजाक उड़ाया, दादाजी ये तो पुरानी कहानियां हैं, मैं कल जाकर देख आऊंगा। सब हंसे, लेकिन सीता डर गई। रात को बोली, भैया मत जाओ, मां की कसम। हरी ने सिर थोड़ा, लेकिन मन में ठान लिया। अगली सुबह वो लोहे की कुदाल, एक लालटेन और रोटी का ठोकरा लेकर हवेली की ओर चला। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा रुक गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। हरी ने दरवाजा खोला। चर आवाज आई। अंदर धूल, मकड़ियों के जाले और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में एक सुंदर औरत, लाल साड़ी में, आंखें बड़ी बड़ी। हरी को लगा जैसे वो जीवित हो। लेकिन वो आगे बढ़ा। दिन चढ़ आया था, लेकिन हवेली के अंदर हमेशा रात जैसा अंधेरा। हरी ने लालटेन जलाई। वो तहखाने की ओर गया। अफवाह थी, वहां सोना चांदी दफन है। सीढ़ियां चरमराईं। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक पुराना ताला, कुदाल से तोड़ा। अंदर एक कमरा, बीच में एक बड़ा सा कुआं। कुएं के किनारे एक पीतल का लैंप पड़ा था, चमकदार जैसे नया। हरी ने लैंप उठाया। अचानक हवा का एक झोंका आया। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, कौन है तू? यहां से भाग जा। हरी का दिल धक से हो गया। वो भागा, लेकिन दरवाजा बंद। घबराहट में लैंप गिर गया। धुआं निकला और एक विशालकाय साया दिखा। नीला धुआं, लंबे बाल, आंखें लाल। मैं हूं जिन्न हवेली। तूने मेरा लैंप छुआ, अब तू मेरा गुलाम, जिन्न ने गरज कर कहा। हरी घुटनों पर गिर गया। महाराज, मैं गलती से आया। गांव में भुखमरी है, बस खजाना ढूंढ रहा था। जिन्न हंसा। वो हंसी ऐसी कि दीवारें कांप गईं। खजाना? हाँ, है यहां, लेकिन 3 काम करे तो मिलेगा। पहले काम, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को यहां ला, वो मेरी हो जाएगी। हरी चौंका। गांव की सबसे खूबसूरत? सीता? नहीं, ये तो मेरी बहन है। लेकिन जिन्न गायब हो गया। हवेली से बाहर निकलते हुए हरी को लगा कोई फॉलो कर रहा है। शाम को गांव पहुंचा। सीता ने देखा, भैया का चेहरा पीला। क्या हुआ? हरी ने सब बताया। सीता रो पड़ी, लेकिन हरी ने कहा,
चिंता मत कर, मैं दूसरे रास्ते ढूंढूंगा। अगले दिन हरि ने गांव के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा, बेटा, ये जिन्न 200 साल पुराना है। हवेली के मालिक ने उसे लैंप में कैद किया था, लेकिन श्राप लगा, जो भी आजाद करे उसे 3 इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन जिन्न धोखेबाज है, तीसरी इच्छा में सब छीन लेता है। हरि ने सोचा, 2 इच्छाएं पूरी कर लूं, पहली गांव को पानी, दूसरी खजाना, तीसरी में सीता को बचाऊंगा। लेकिन समस्या थी, जिन्न ने कहा था, खूबसूरत लड़की लाओ। हरि ने फैसला किया, काम से बाहर जाकर मदद मांगूं। पड़ोस के गांव में एक ज्योतिषी थे, बाबा काशीनाथ। हरि बैलगाड़ी से पहुंचा। बाबा ने तारों से देखा, हरि, तू बहादुर है, लेकिन जिन्न को मात देने के लिए एक ताबीज चाहिए और एक साथी जो बिना डरे लड़े। तभी दरवाजे पर एक लड़की आई, रानी, 20 साल की, पड़ोस गांव की। उसके पिता जमींदार थे, लेकिन वो विद्रोही थी, तलवार चलाती, घुड़सवारी करती। बाबा, मैं सुन रही हूं। हरि भैया, मैं मदद करूंगी। जिन्न, हाँ, मैंने भूतों को भगाया है, रानी ने हंसकर कहा। हरि को रानी पर भरोसा हो गया। दोनों वापस हरिपुर। रास्ते में बातें हुई। रानी ने बताया, मेरी मां को भी एक जिन्न ने छीना था, मैं बदला लूंगी। हरि का दिल धड़का, रानी की आंखों में आग थी। गांव पहुंचकर सीता से मिले। सीता ने कहा, भाभी जैसी लगती हो। रानी शर्माई, लेकिन रोमांच तो अभी शुरू था। रात को हरि ने लैंप छुआ, जिन्न आया। दूसरा काम, रानी को ला, वो मेरी हो जाएगी। हरि हंसा, रानी, वो तो जंगली शेरनी है, तू डर। लेकिन जिन्न गुस्से में आंधी लाया। हवेली हिल गई। तीसरा काम बाकी था, लेकिन पहले 2 इच्छाएं पूरी करनी थीं। हरि ने पहली इच्छा मांगी, गांव को पानी दो। जिन्न ने हंसकर कहा, ठीक, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। रात भर बारिश हुई, नदी भर गई, खेत हरे, गांव वाले खुश। लेकिन अगली सुबह गांव के बुजुर्ग मरने लगे, रहस्यमयी बीमारी। पंडित जी ने कहा, जिन्न ने पानी में जहर मिला दिया। हरि गुस्सा हो गया। रानी ने कहा, अब मेरी बारी, मैं जाकर जिन्न से लड़ूंगी। दोनों हवेली गए। रानी तलवार लिए, हरि ताबीज। जिन्न आया, इस बार विशाल रूप में, 7 फीट लंबा, पंजे आग के। रानी तू मेरी, जिन्न ने कहा। रानी ने तलवार चलाई, लेकिन तलवार हवा में गायब। जिन्न ने चाल चली, अचानक जंगल में पहुंचा दिया दोनों को। जंगल पुराना, जहां भेड़िए भटकते। रात हो गई, आग जलाकर बैठे। रानी बोली, हरि, अगर मरना हो तो सच कह दूं, तुझे प्यार हो गया है मुझे। हरि शर्माया, रानी, तू मेरी जान है, जीतेंगे हम। सुबह जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढा। रास्ते में एक पुराना मंदिर मिला। वहां एक साधु थे। साधु ने कहा, जिन्न का कमजोर बिंदु उसका लैंप, लेकिन उसे तोड़ने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। दोनों लौटे। रास्ते में भेड़ियों का हमला। रानी ने तीर चलाए, हरि ने लाठी। घायल होकर पहुंचे गांव। सीता ने इलाज किया, लेकिन जिन्न की हंसी गूंज रही थी। तीसरा काम, अपना जान दे दो। पूर्णिमा की रात, गांव वाले इकट्ठे। हरि, रानी और सीता हवेली गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे। अंदर पहुंचकर लैंप जलाई। जिन्न आया, तूफान लाकर। अब तीसरी इच्छा, खजाना दो, हरि ने कहा। जिन्न ने खजाना दिखाया, सोने के सिक्के, जवाहरात। लेकिन जैसे ही हरि छूने गया, जिन्न ने हमला किया, पंजे हरि की ओर। रानी कूद पड़ी, ताबीज फेंका, ताबीज चमका, जिन्न पीछे हटा। फिर फाइट शुरू। जिन्न ने आग बरसाई, दीवारें गिराईं। हरि ने कुदाल से लैंप पर वार किया, लेकिन लैंप न टूटा। सीता चिल्लाई, भैया, शुद्ध हृदय से। हरि ने सोचा, प्यार से। उसने रानी को गले लगाया। जिन्न, तू अकेला है, हम सब साथ हैं, तेरी कैद खत्म। अचानक लैंप चटक गया, धुआं निकला। जिन्न चीखा, मैं आजाद। लेकिन वो रूप बदल गया, एक दुखी आत्मा। मैं जमींदार का गुलाम था, बदला ले रहा था। अब मुक्ति मिली। जिन्न गायब। खजाना मिला, गांव को बांटा। पानी साफ हो गया, बुजुर्ग ठीक। हरि और रानी की शादी हुई। गांव में धूमधाम, सीता हंसती खेलती। हवेली अब स्कूल बनी। साल बीत गए। हरि बड़ा किसान बना, रानी के साथ खेतों में घूमता। कभी कभी रात को हवेली की ओर देखता, लालटेन जलाकर। जिन्न, तू कहाँ? हवा में हल्की हंसी आती। गांव वाले कहते, हरि ने जिन्न को जीता,
लेकिन हर्री जानता प्यार और हिम्मत से हर जिन्न हार जाता है।